देखो, इससे पहली वीडियो में हम लैंथेनाइड तत्व पढ़ चुके थे। अभी हम पढ़ने जा रहे हैं एक्टिनाइड तत्व। एक्टिनाइड तत्वों के बारे में बोलेंगे। जैसे लैंथेनाइड में बोला था कि लैंथेनियम के बाद आने वाले तत्वों को लैंथेनाइड तत्व कहा जाता है। इसमें एक्टिनियम के बाद आने वाले तत्वों को हम क्या कह देंगे? एक्टिनाइड तत्व कह देंगे। द्वितीय संक्रमण श्रेणी, द्वितीय अंतर संक्रमण श्रेणी से हम बोलते हैं, क्योंकि प्रथम वो थी। 14 तत्व इसमें पाए जा रहे हैं, थोरियम 90 से लेकर लॉरेंशियम 103 तक। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ना चाह रहे हैं। देखो, एक लाइन रह गई। सभी रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं, अर्थात वे तत्व जो अल्फा, बीटा और गामा किरणें उत्सर्जित करते हैं उन्हें रेडियो एक्टिव तत्व कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है रेडॉन 5F 1 से 14 तक, 6D 0 से 2 तक और 7S2। 90 से शुरू कर 103 तक होते हैं। पहला है थोरियम, प्रोटेक्टिनियम, यूरेनियम, नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम, एमरेशियम, क्यूरियम, बर्केलियम, कैलिफोर्नियम, आइंस्टीनियम, फर्मियम, मेंडेलिवियम, नोबेलियम, लोरेंशियम। यूरेनियम के बाद वाले तत्व में सारे मैन मेड हैं, मतलब अपन ने लैब में बनाए हैं, तो इसलिए सारे मोस्टली का नाम अपन ने वैज्ञानिकों के नाम पे दे दिया है। देखो, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात कर रहे हैं, वही हमने बोला था 158। जैसे उसमें अपन इग्नोर करते थे, इसमें भी वही सेम इग्नोर करेंगे, 158 को इग्नोर करेंगे। देखो, मैंने करना शुरू कर दिया, मुझे याद नहीं रहा था। जैसे हम 1 नहीं बन सकता तो हमने 5F1 6D1 7S2 कर दिया। 1 बन नहीं सकता तो अपन ने F के इलेक्ट्रॉन को इधर पहुंचा दिया, तो 5F तो जी खाली हो गया। D में पहुंच गया तो 6D2 7S2 हो गया। अब देखो, अब हम दोबारा से यदि एक इलेक्ट्रॉन बढ़ाएंगे, नेक्स्ट में जाएंगे तो 5F1 6D2 7S2 करेंगे। फिर तो भाई F1 तो पॉसिबल है ही नहीं, अभी हमने देख लिया, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा और यहाँ जाते ही क्या हो जाएगा? 5F2 6D1 7S2। अब फर्दर हम चलते हैं। देखो, अब फर्दर यहाँ से अपन चले 5F3 6D1 7S2। 3 भी पॉसिबल है, 5F4 6D1 7S2। पर 5F5 पॉसिबल नहीं है, तो अपन यहाँ लिख दिया जैसे 5F5 6D1 7S2। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, तो पॉसिबल नहीं है तो क्या किया हमने? D के इलेक्ट्रॉन को यहाँ ले गए। ये हो गया 5F6 6D 0 हो गया, मत दिखाओ चाहे इसको, ठीक है, ये समझो। अब इसको कंटिन्यू करेंगे अपन 5F7 7S2। फिर कंटिन्यू करो, फिर कंटिन्यू किया 5F8 7S2 आ गया। भाई ये हमने देखा कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है, 8 पॉसिबल नहीं है, तो क्या किया? 8वां जो इलेक्ट्रॉन है इसका वो D कक्षक में पहुंचा दिया, तो 5F7 क्या था? 6D1 था, 6D 0 चल रहा था ना यहाँ पे, उस D में पहुंचा दिया अपन ने, और 7S2 का 7S2 आ गया। अब इसको कंटिन्यू करो 5F7 6D1 7S2। ये पॉसिबल नहीं है भाई, पॉसिबल नहीं है तो क्या करेंगे भाई? यहाँ से यहाँ पहुँचाया ना अपन ने, ये 5F8 कर दिया, ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है तो क्या करेंगे? वही हम यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन ले जाएंगे, यहाँ से यहाँ ले गए तो 5F9 7S2। अब इसको कंटिन्यू कर दो 5F10 7S2। इसको कंटिन्यू कर दो 5F11 7S2, 5F12 7S2, 5F13 7S2, 5F14 7S2। ठीक है, अब देखो एक और इलेक्ट्रॉन चेंज रखना है हमें, तो 5F14 वो एक इलेक्ट्रॉन किस में आ जाएगा हमारा? क्या था बीच में? 6D1 7S2। थोड़ा टिपिकल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, बार बार देखोगे तो हो जाएगा। बस ये याद रखना है, ना तो F में 1 आएगा, ना F में 5 आएगा, ना F में 8 आएगा। जहाँ भी 1 5 और 8 आया अपन ने उनको कन्वर्ट करके चेंज कर दिया। अब देखो, अपन बात करें आयनिक आकार की, वही सेम बात है, उसमें लैंथेनाइड संकुचन था, इसमें एक्टिनाइड संकुचन है। बाएं से दाएं जाएंगे, आकार घटता जाएगा, उसे एक्टिनाइड संकुचन कहेंगे। रीज़न हम बोलेंगे 5F के जो इलेक्ट्रॉन है उनका दुर्बल परिरक्षण प्रभाव होता है, उधर भी यही रीज़न था, इधर भी यही रीज़न है। अब देखो, आगे पढ़ने जा रहे हैं ऑक्सीकरण अवस्था। वहाँ भी सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था +3 थी, यहाँ भी सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था क्या है? +3 है। वहाँ असामान्य अलग थी भाई, है ना, यहाँ पे असामान्य +4 +5 +6 +7 है। थोरियम, Pa, यूरोपियम, Np, नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम आदि, इन सब में क्या है? +4 +5 +6 +7 +7। ठीक है, ये इनके अपन ने दिखा दिए। मोस्टली का रीज़न क्या है? F0 में इसका अक्रिय गैस विन्यास आ जाता है, इस कारण होता है।
अब हम बात करेंगे सामान्य अभिलक्षण। सामान्य अभिलक्षण की बात करें तो चांदी के समान सफ़ेद होता है, गलनांक और कथनांक उच्च होते हैं, अत्यधिक क्रियाशील धातु होती है, क्षारों से अप्रभावित होती है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन वाली जो एक्टिनाइड होते हैं वो अन्य चुंबकीय होते हैं। सिंपली देखो हमने चुंबकीय गुणों में यही पढ़ा था कि जिनमें जितने ज़्यादा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उतने ही ज़्यादा उनमें चुंबकीय गुण होते हैं। सिंपल सी बात है। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का होना बहुत ज़रूरी है चुंबकीय गुण के लिए। तो जिन F कक्षकों में हमारे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे या जिन तत्वों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे वो तो क्या हो जाएंगे, अनुचुंबकीय। बाकी सारे क्या हो जाएंगे, प्रतिचुंबकीय। ये चीज़ हमने एलन में भी पढ़ी थी, लेंथेनाइड में भी पढ़ी थी, लेकिन ये माना जाता है कि ये लेंथेनाइडों से ज़्यादा अनिचुंबकीय हैं, ज़्यादा ये चुंबकीय गुण रखते हैं। देखो परा यूरेनियम तत्व किन्हें कहते हैं, यूरेनियम के बाद आने वाले तत्व जिन्हें कृत्रिम रूप से बनाया गया है या जो अस्थायी तत्व हैं, रेडियो एक्टिव तत्व हैं, उन्हें हम परा यूरेनियम के तत्व कहते हैं, यूरेनियम के बाद आने वाले। अब देखो एक तो हम समानता पढ़ेंगे लेंथेनाइड और एक्टिनाइड में, फिर हम डिफरेंस पढ़ेंगे। समानता क्या है कि इनकी सामान्य ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होती है, दोनों विद्युत धनी होते हैं और प्रबल अपचायक होते हैं। दोनों चीज़ों का मतलब सेम है। विद्युत ऋणी तत्व वे तत्व होते हैं जो इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करते हैं, इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करते हैं, जबकि ये क्या है, विद्युत धनी है तो इलेक्ट्रॉनों को देंगे। प्रबल अपचायक का मतलब भी ये हो गया जो दूसरों का अपचयन करें, दूसरों को इलेक्ट्रॉन दें और स्वयं इलेक्ट्रॉन त्यागें, वो क्या हो जाते हैं, प्रबल अपचायक होते हैं। रंगीन होते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के कारण रंग प्रदर्शित करते हैं। अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के कारण अनुचुंबकीय भी होते हैं और बाएं से दाएं जाने पर इनके आकार में कमी होती है। तो ये पाँचों गुण तो लेंथेनाइड एक्टिनाइड में सेम होते हैं। अब हम बात करें इनमें अंतर क्या होता है। अंतर की बात करें तो देखो लेंथेनाइड जो होता है उसमें +3 के अलावा +2 +4 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, जबकि इसमें +3 के अलावा +4 +5 और +7 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। इसमें संकुल बनाने की प्रवृत्ति कम होती है और उसमें प्रवृत्ति अधिक होती है। देखो नेक्स्ट चैप्टर जो उपसेसिव यौगिक है वहाँ हम पढ़ लेंगे संकुल बनाने का मतलब क्या होता है। इसमें केवल प्रोमीथियम रेडियो सक्रिय होता है, जबकि एक्टिनाइड में सभी रेडियो सक्रिय होते हैं। इसके हाइड्रोक्साइड और ऑक्साइड जो होते हैं वो कम क्षारीय होते हैं, जबकि इसके अधिक क्षारीय होते हैं। तो क्वेश्चन आए लेंथेनाइड और एक्टिनाइड में अंतर लिखिए, तो ये 4 अंतर हमें लिख देने हैं। नेक्स्ट देखो डी और एफ ब्लॉक तत्वों के कुछ अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं। अनुप्रयोग का मतलब है कि इनके क्या क्या यूजेज हैं, क्या क्या एप्लीकेशन। डी और एफ को कंबाइनली पढ़ रहे हैं। तो देखो वर्ग 11 याद है, डी कक्षक के मतलब डी ब्लॉक के जो सबसे लास्ट वाली लाइन थी ना वो वाले हैं, कॉपर, एजी और ऑरम वाली। ये क्या होती है, मृदा धातुएं होती हैं, मतलब मेटल्स हैं और इन्हें सिक्का धातुएं भी बोला जाता है, जो सिक्का या मुद्राएं बनाने में काम आती हैं। MnO2 देखो याद करो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमने पढ़ा था, शुष्क हमारे बैटरी बनाने, बैटरी सेलों में इसका काम किया जाता है। ठीक है, शुष्क बैटरी सेल पढ़े थे, उसमें हमने MnO2 का यूज़ लिया था। अब देखो वेनेडियम ऑक्साइड आ गया। एक तो ये H2SO4 के उत्पादन में काम आता है, एक SO2 को SO3 में ऑक्सीकृत करने के भी काम आता है। नेक्स्ट है देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिगलर नाटा उत्प्रेरक किसे कहते हैं। जब ट्राई मेथिल एल्यूमिनियम के साथ टेट्रा क्लोराइड मतलब टाइटेनियम टेट्रा क्लोराइड की अभिक्रिया कराई जाती है तो जिगलर नाटा उत्प्रेरक बनता है। जिगलर नाटा उत्प्रेरक जो होता है हमारी सामान्य एथीन से पॉलीथीन बनाने में काम आता है, वही पॉलीथीन जिसको हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। एक देखो ये टेफ्लॉन बनाने में भी काम आता है, टेफ्लॉन मतलब जो नॉन स्टिक बर्तन होते हैं ना उनको बनाने के भी काम आता है। नेक्स्ट है हेवर विधि। हेवर विधि अमोनिया निर्माण की विधि होती है। N2+3H2 2NH3 बन गया। इसमें जो आयरन है वो उत्प्रेरक का काम करता है। आयरन भी डी ब्लॉक का तत्व है। तेल और वसा के हाइड्रोजनीकरण में भी निकल का उपयोग किया जाता है। निकल जो होता है वो भी हमारा क्या है, डी ब्लॉक का तत्व है। हाइड्रोजनीकरण का मतलब है कि वनस्पति तेल को वनस्पति घी बनाने में निकल का उपयोग किया जाता है। एक होता है वाकर प्रक्रम। एथाइन जो होती है उसे एथेनॉल बनाने में PDCl2 का उपयोग किया जाता है, जो कि एक प्रकार PD क्या है, हमारा डी ब्लॉक का तत्व है। अब देखो ये बहुत अच्छी बात है, देखो इसको देखो, फोटोग्राफी उद्योग में AGBR का उपयोग किया जाता है। AGBR का उपयोग ये विशिष्ट प्रकाश संवेदनशीलता के गुणों पर आधारित है। इसको समझें कि फोटोग्राफी में AGBR का कैसे उपयोग किया जाता है कि एक फोटोग्राफी प्लेट होती है, उस पर पूरे पे AGBR लगा हुआ होता है। AGBR पे जब भी प्रकाश गिरता है वो AGBR AG में कन्वर्ट हो जाता है। तो उस प्लेट में जहाँ जहाँ जिस जगह प्रकाश गिरता है वहाँ का तो AGBR AG में कन्वर्ट हो जाता है और बाकी जहाँ प्रकाश नहीं गिरता है वहाँ AGBR ही होता है। तो AGBR को तो धुल के अलग हटा दिया जाता है और जहाँ जहाँ प्रकाश गिरा है वहाँ केवल AG चिपका हुआ रह जाता है। तो उससे क्या हो जाता है, फ़ोटो खींच लिया जाता है, मतलब ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो उसके लिए यूज़ किया जाता था जनरली। अब देखो हमारा डी और एफ ब्लॉक कंप्लीट हो गया है। पहले हमने केमिकल काइनेटिक कंप्लीट करा दी, अभी डी और एफ ब्लॉक कंप्लीट करा दिया है हमने। इसके बाद उपसहसंयोजक यौगिक को शुरू करेंगे। ठीक है, पूरा चैप्टर अच्छे से पढ़ लेना, देख लेना, नोट्स हम टेलीग्राम चैनल पे डाल लेंगे। थैंक यू।